हेलो दोस्तों, मैं शेखर सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके स्टडी चैनल स्टडी हब में। आई होप आप लोगों ने पिछली क्लास को एंजॉय किया होगा। आप लोगों के दिन अच्छे तो नहीं कट रहे होंगे घरों में रहकर, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, पर ज़रूरी भी है इसमें लॉकडाउन में। तो सब लोग सेफ रहें। और आज की क्लास शुरू करते हैं। कल देखिए हम लोगों ने सिद्ध सप्ताह के बारे में पढ़ा था। जिन्होंने अभी स्टार्टिंग को नहीं पढ़ा है तो जाकर उस क्लास को एक बार चेक कर लें। और उसी के आगे एक नेक्स्ट क्लास हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सिद्ध सप्ताह के बारे में कल उन्होंने बेसिक बेसिक बातें जानी थी। उसके बाद आज हम लोग जानेंगे कि जो उसमें बस्तियाँ थी, इम्पोर्टेंट साइट्स थी, उनके बारे में हम लोग आज जानकारी करेंगे कि कौन सी साइट्स कब खोजी गई और किसको कब किस मतलब इतिहासकार ने खोजा है। और वो किस साइट जो साइट है वो किसी ना किसी नदी के किनारे सारी साइट बसी हैं। जैसे आजकल के शहर क्या हैं, जितने भी आप शहर देखेंगे वो किसी ना किसी नदी के किनारे ही बसे होंगे। ऐसे ही पहले जितनी भी साइट थी या जो भी नगर बसाए जाते थे वो किसी ना किसी नदी के किनारे बसते थे। इसकी वजह यह थी कि पानी की उपलब्धता होने से उपजाऊ ज़मीन हो जाती थी, खेती वगैरह अच्छी होती थी, तो मतलब वहाँ पे निवास करने का स्थान अच्छा बन जाता था। तो इसी वजह से ये जितने भी साइट्स हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ज़रूर बसे हुए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं पहले अपनी पीपीटी में हम लोग देख रहे होंगे कि इस स्लाइड में पहला आपके सामने क्या पड़ रहा है, हड़प्पा। तो देखिए हड़प्पा तो मुख्य केंद्र था इसका, हड़प्पा सभ्यता का। इसके नाम पे ही क्या पड़ा है, सिंधु सभ्यता का नाम क्या पड़ा हुआ है, हड़प्पा। ठीक है। अब हड़प्पा नाम किसने दिया है, आप लोग कमेंट में बताइए। कल मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, हड़प्पा नाम सिंधु सभ्यता को किसने दिया है, ये आप लोग कमेंट में बताइए। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया है। अब ये हड़प्पा है कहाँ पे, ये है मोंटेगोमरी जिला, पंजाब, पाकिस्तान। देखिए पंजाब नाम सुन के आता होगा ये तो इंडिया में पड़ता है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए पंजाब जो है, जब बंटवारा हो देश का तो पंजाब का कुछ हिस्सा इंडिया में और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी आता है। तो ये जो है पाकिस्तान वाले पंजाब में पड़ता है हड़प्पा की साइड। ठीक है। इसको खोजा किसने, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस्ते ने खोजा है। किस सन में, 1921 में। और ये किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे। ठीक है। तो अगर आपको इसको याद करना हो हड़प्पा किस नदी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कौन सी साइड किस नदी किनारे है, तो अगर आपको याद करना हो कि हड़प्पा किस नदी किनारे है, रावी नदी के किनारे, तो इसके लिए कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे हरा। क्या यूज करेंगे, हरा। हरा से हा से हो जाएगा हड़प्पा और रावी के लिए रावण। तो जब इसे याद रखिएगा हरा। ठीक है, इससे याद हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट साइड पे चलते हैं, मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों जुड़वा राजधानी कही गई हैं, क्योंकि दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट साइट थी। और ये जुड़वा राजधानी किसने कहा है, पिगट ने। कल ये मैंने आपको बताया था, किसने कहा है, पिगट। अब ये कहाँ है, ये है लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में एक जिला है लरकाना। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो साइट वहाँ पाई गई है। इसके उत्खनन करता कौन है, राखला दास बनर्जी। उस समय जब किया जा रहा था तो ये पूरा इंडिया ही था। तो उस समय के सभी इतिहासकार हैं कौन, दयाराम साहनी, राखला दास बनर्जी, पी के थापर, काफी मतलब मशहूर हैं इतिहासकार, रविंद्र सिंह बिष्ट वगैरह। तो इन लोगों ने उत्खनन किया समय समय पर। तो जब 1921 में हड़प्पा खोजा गया, उसके नेक्स्ट ईयर में 1922 में मोहनजोदड़ो को खोजा गया था। ये किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। इसको अलग से लिखते हैं हम लोग, मोहनजोदड़ो और किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के। तो इसका मुंह उठाइए और इसका सी उठाइए, तो याद करिएगा मौसी। ठीक है, या मौसी। मौसी से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। माँ से मोहनजोदड़ो और सा से सिंधु। अब हम लोग अगली साइड पे चलते हैं, किस पे, कालीबंगा। ये कालीबंगा भी काफी इंपॉर्टेंट साइट है। ये साइट जो है अपने भारत में पाई जाती है, कहाँ पे, राजस्थान में। हनुमानगढ़ी का आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद। ये कालीबंगा वहीं पे पाई जाती है। इसे कालीबंगा या क्या कहते हैं, कालीबंगन के नाम से भी जानते हैं, कालीबंगन। अब इसकी खोज किसने की, बीबी लाल और बी के थापर। इन्होंने इसके ऊपर बुक भी लिखी हुई है। अब किस सन में खोजी है, 1953। ये साइट जो है आज़ादी के बाद में खोजी गई है। और राजस्थान में कौन सी नदी बहती है, इंपॉर्टेंट, घग्गर नदी। तो ये घग्गर नदी के क्या है, मुहाने पे बसा हुआ था। अब धौलावीरा, ये देखिए इम्पॉर्टेंट है इस वजह से क्योंकि जो स्वतंत्र भारत के बाद में सबसे नई साइट जो खोजी गई है वो कौन सी है, धौलावीरा। हालांकि 2014 में भी एक और साइट खोजी गई है, वो आप बताइएगा गूगल करके कि कौन सी साइट है। कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी अभी तक जो बुक्स में दिया गया है उस हिसाब से धौलावीरा है जो लेटेस्ट साइट खोजी गई है। किस सन में, 1990 और 91 के बीच इस। और ये कहाँ पे है, गुजरात में। गुजरात के कच्छ जिला, कच्छ की खाड़ी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये वहीं पे है।
इसके उत्खननकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। अब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे? ये किसी नदी के किनारे तो बसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कच्छ की खाड़ी में, खाड़ी में नदी तो होती नहीं है, सीधी सी बात है। मतलब ये बसा कहाँ पे है? ये लगभग समुद्र के आस-पास बसा हुआ है। फिर हम लोग नेक्स्ट साइड पे चलते हैं, चनहुदड़ो। अब चनहुदड़ो कहाँ पे है? ये भी पाकिस्तान में है। इसको किसने डिस्कवर किया है? गोपाल मजूमदार ने। ये भी इम्पोर्टेंट है, गोपाल मजूमदार। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस सन में डिस्कवर हुई है? 1931 में। ये भी सिंधु नदी किनारे है। तो अभी तक देखा सिंधु नदी किनारे कौन कौन से बसे हुए हैं? मोहनजोदड़ो और चनहोदड़ो। देखिए सेम सेम नाम है, ये भी जोदड़ो और चनहोदड़ो। तो इससे आप लोग रिलेट हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या रिलेट कर सकते हैं? एक जैसे नाम है, एक जैसी नदी के पास है। चनहोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। अब देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगली साइड कौन सी? लोथल। लोथल क्या है? ये एक समुद्र के किनारे साइट बसी हुई है, मतलब डॉकयार्ड यहाँ पे वो कह सकते हैं, बंदरगाह। ठीक, तो ये लोथल क्या है? एक बंदरगाह वाली साइट है। कहाँ पे है? गुजरात में। समझ तो रहे होंगे, गुजरात है, समुद्र किनारे है, तो ये क्या है? ये एक बंदरगाह वाली साइट है। इसे किसने खोजा? रंगनाथ राव। कब खोजा गया? 1955 व 1965, मतलब इसके बीच में खोजा गया है। ऐसा नहीं कि ये एक सन में इधर खोजा एक इधर, इनके बीच में उसका उत्खनन होता रहा होगा। किस नदी किनारे है? भोगवा। अब इसको कैसे याद करेंगे, रिलेट करेंगे? लोथल और किस नदी किनारे? भोगवा। तो लोथल, भोगवा। लोथल से याद करिए लोग, भोगवा से मतलब भोग। तो लोग क्या करते हैं? भोग लगाते हैं, किसका? प्रसाद का। तो अगर इस चीज को ऐसे रिलेट करेंगे, तो वो हरा है, या इसकी जगह हरी कर लीजिए। हरि के भजन में मौसी ने लोगों को क्या कराया? भोग लगाया प्रसाद का। ठीक है, मतलब भोग दिया, वो प्रसाद का दिया। चलिए नेक्स्ट उस पे करते हैं, स्लाइड पर। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा आई थिंक। और अब हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखिए अगली नेक्स्ट स्लाइड कौन सी? कोट दी जी। हालांकि इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, बट पढ़ना है, हो सकता हो कभी क्वेश्चन घूम के आए तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये कहाँ पे? सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान। ये भी पाकिस्तान की साइड है। अभी तक आप लोग पीछे देख रहे होंगे, मोस्टली साइड कहाँ है? पाकिस्तान के पास पाई गई, क्योंकि सिंध नदी के उस मतलब अपर साइड में ज़्यादा थी, बजाय इस तरफ के, मतलब सिंध के पश्चिम में ज़्यादा साइटें पाई गई बजाय पूर्व के। इसे किसने खोजा है कोटदी जी को? फजल अहमद खान ने। कब? 1953 में। ये भी सिंध नदी के किनारे है, तो इसको भी याद कर लेंगे। बनवाली। बनवाली के साइड क्या है? देखिए बनवाली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने भारत में है। जैसे कुछ कुछ हैं अपने भारत में, जो बनवाली हुई, कालीबंगा भी मैंने बताया राजस्थान में। तो ये साइट है जो इंडिया में, वो तो आपको जरूर याद रखनी है। तो बनवाली कहाँ पे? हरियाणा के हिसार जिला में। इसकी खोज किसने की? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। किस सन में? 1974। किस नदी के किनारे? सरस्वती या रंगोई नदी। मतलब सरस्वती अब तो फिलहाल विलुप्त हो गई है, पर उस समय रही होगी। तो उस समय सरस्वती नदी के किनारे ये क्या था? बसा हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, रोपड़। रोपड़ क्या है? रोपड़ पंजाब, जो भारत का पंजाब है। ठीक है, भारत के अंदर जो पंजाब का एरिया लगता है, उसमें है ये रोपड़। इसकी खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने। कब? 1953 से 56 तक। और उसमें किस नदी किनारे है रोपड़? सतलज। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रंगपुर। तो रंगपुर कहाँ पे? ये भी गुजरात की साइड है, काठियावाड़ जिला, अहमदाबाद। इसकी खोज किसने की? रंगनाथ राव। अभी आप लोगों ने पीछे देखा कि रंगनाथ राव ने एक और साइट खोज की थी, कौन सी? लोथल। यानी गुजरात की जो दोनों साइटें हैं, ऐसे याद रखिए, गुजरात की साइड कौन कौन सी? लोथल है, और ये कौन सी आपकी? रंगपुर। तो इन दोनों की खोज कौन करेगा भाई? एक ही जगह की खोज हो रही है, तो रंगनाथ राव ने ही करी थी। कहाँ पे? गुजरात में। किस नदी किनारे? मादर। ठीक है, और किस सन में? 1953 से लेकर 54 के बीच खोज हुई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है साइट आलमगीरपुर। ये किस जिले के किनारे है? देखिए उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पाया जाती है साइट। और इसके किसने खोज करता है? यज्ञदत्त शर्मा। इन्होंने डिस्कवर की थी इस साइट को। कब? 1958। और किस नदी किनारे है? हिंडन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्जाम में। किस नदी किनारे है आलमगीरपुर? हिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सुतकांगा डोर। तो ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है, मकरान में, समुद्र तट के किनारे। इसकी खोज किसने की? आर एल स्टाइन ने। कब? 1927 में। किस नदी के किनारे? दास। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी नदी पूछ देते हैं या पूछ देते हैं आर एल स्टाइन ने किसकी खोज की है। तो हम लोग क्या जवाब देंगे? सुतकांगे डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
सुत्का कोह की। ठीक है, तो सुत्का को भी वहीं पे है, सुतकांगा डोर, और देखिए मिले मिले वर्ड हैं, तो दोनों एक ही जगह पे दोनों साइड खोजी गई है, सुतकांगा डोर भी और सुत्का को भी। ये कहाँ पे? मकरान के समुद्र तट पर। इसकी खोज किसने की है? जॉर्ज डेल। कब? 1962 में। और ये देख रहे हैं क्या? सादी कोर, शायद आप लोग ना दिख रहा हो, हम बता देते हैं। सादी कोर इस नदी के किनारे ये बसा हुआ है। अब देखिए समझिए, इसमें सारी साइड आपको नहीं पढ़नी है, मतलब पढ़नी सारी है, बट जो इम्पोर्टेंट है उनको ज़्यादा ध्यान में रखना है। शुरू से बताते हैं एक बार। देखिए हड़प्पा वाली साइड, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चनहुदड़ो, लोथल, बनावली, रोपड़, रंगपुर, आलमगीरपुर और सुतकांगड़ोर। तो इनके बारे में एक एक बार याद कर लीजिएगा। बाकी जो साइट इंडिया में है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बनावली के बारे में जरूर याद रखिएगा, सरस्वती नदी के किनारे है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज की है, हरियाणा की साइट है। रोपड़ के बारे में, रोपड़ पंजाब में है, यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की है और सतलज नदी के किनारे है। ऐसे ही रंगपुर गुजरात में है, रंगनाथ राव ने, अभी मैंने बताया रंगपुर और लोथल, ये किसने खोज की है? रंगनाथ राव ने। दोनों ही साइड कहाँ की? गुजरात की। ये मादर नदी के किनारे है, और वो किस नदी के किनारे है? भोगवा। अभी मैंने कहा लोगों को भोग लगाया। चनहुदड़ो ऐसे साइट है, वो पाकिस्तान की है। अपने आगे याद रखनी है, दूसरी भी जो इम्पोर्टेंट है वो भी याद रखिए, अपने वाली इंडिया की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चनहुदड़ो की कहाँ की है? पाकिस्तान की। किस नदी के किनारे? सिंधु। इसका भी मैंने बताया, चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो दोनों कहाँ? सिंधु नदी के किनारे। ठीक। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखला दास बनर्जी। और चनहुदड़ो की? गोपाल मजूमदार। अब चलिए हम लोग एक एक क्या करते हैं, हर एक बस्ती की इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वहाँ पे डिस्कवर करी गई हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, जो भी एग्जाम रिलेटेड है, मतलब जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड है वो सब आपको इसमें बताएंगे। तो जैसे पहला हमने क्या बताया था? हड़प्पा। तो हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा है वो हड़प्पा साइट की वजह से पड़ा है। यहाँ की सबसे मेन साइट हड़प्पा रही है। तो अब देखिए हड़प्पा नगर जो है आकार में सभी नगरों से बड़ा था। ठीक, इसलिए हड़प्पा को मुख्य केंद्र माना गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तारित साम्राज्य की क्या कहा था? जुड़वा राजधानी पिगट ने कहा। अभी मैंने पीछे बताया था, क्या कहा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है? पिगट ने। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। उसके बाद हड़प्पा की मोहरों पर सबसे ज्यादा एक श्रृंगी मतलब वन हार्न एनिमल, लाइक राइनो, जैसे गैंडा होता है उस टाइप से पशु का अंकन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। हड़प्पा से तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी, एस कार्ड जिसे कहते हैं, वो मिली है। तांबे का बना एक दर्पण भी मिला हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? हड़प्पा में श्रमिकों के निवास करने के लिए विशेष भवनों के निर्माण किए जाते थे, मतलब अलग से जैसे घर बनाए जाते थे, किसके लिए? जहाँ श्रमिक रह सकते थे, छोटे छोटे मतलब कमरे टाइप का एक बड़ा सा घर बना होता था, उसमें छोटे छोटे क्या थे? कमरे थे, ताकि इसमें श्रमिक निवास करें। समझ में ये चीज़ बात आई आप लोगों को? अब इसके अलावा क्या है, कुछ बर्तनों पर मानव आकृतियां मिली हैं, और कुछ पर क्या हुआ है? लेख मिले हुए हैं। क्योंकि लेख अभी पढ़े नहीं जा सकते हैं, पर जो भी उनका लेख रहा होगा वो लिखा गया है। इसके बाद क्या? हड़प्पा से क्या है? भंडार गृह का भंडार गृह प्राप्त हुआ। अच्छा, इसमें क्या था? जो इसका प्रवेश द्वार था नदी की ओर खुलता था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जो हड़प्पा से प्रवेश भंडार गृह पाया गया उसका द्वार किस तरफ खुलता था? तो हम लोग का आंसर क्या होगा? नदी की ओर। और इसके बाद हम लोगों को ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसकी उपासना पूजा की जाती थी? सूर्य की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा की देन है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो पूछा आता है इस टॉपिक से वो क्वेश्चन ये है कि स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो वो स्वास्तिक चिन्ह किसकी है? हड़प्पा सभ्यता की देन, और उसमें भी हड़प्पा की, क्योंकि ये लोग सूर्य की उपासना करते थे। जो लोग सूर्य के बारे में जानते होंगे, तो वहाँ से ही ये चिन्ह लिया गया है, स्वास्तिक वाला है। समझ रहे हैं लोग स्वास्तिक चिन्ह? अब देखिए हड़प्पा में क्या था? शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ देखिए क्या है असल में, थोड़ी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ये ले लेते हैं। देख सकते हैं। हाँ, अब ये देखिए हड़प्पा के बारे में, सभ्यता में, कि यहाँ पे 3 तरीके से डेड बॉडी थी। एक तो दफनाया जाता था, पहली चीज़ दफनाई जाती थी, जैसा कि हम लोग हड़प्पा में देखते हैं सबों को क्या है? दफनाने का साक्ष्य मिला है। दूसरा क्या है? जलाया जाना। और तीसरा क्या है? आंशिक समाधान जिसे कहते हैं, आंशिक समाधान। तो इसमें क्या होता था प्रोसेस में, कि इसमें आधा क्या करते थे? जला देते थे, बाकी आधे को क्या है?
जानवरों को खाने के लिए डाल देते थे। तो अब हम लोग समझेंगे हड़प्पा में किस तरीके से किया जाता था, सबों को दफना दिया जाता था, तभी वहां से ताबूत मिले हैं। क्या मिले हैं? ताबूत। ये बात याद रखिएगा। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि हड़प्पा में जैसे लोग क्या करते थे, जलाए जाते थे, दफनाए जाते थे, या आंशिक तबादन की प्रक्रिया होती थी, तो क्या होगा, सबों को दफनाया जाता था। अब हड़प्पा निवासी क्या है, सूर्य की पूजा करते थे, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा में मिला है, मानव आकृतियां मिली हैं, ठीक। और इसके अलावा मेन चीज कौन कौन सी, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा, इक्का गाड़ी, एक तरंगी प्रश्न, वन हार्न एनिमल, और ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सब इससे, हड़प्पा से। अब हम लोग नेक्स्ट साइड पे आते हैं, मोहनजोदड़ो। तो देखिए जितना इंपॉर्टेंट हड़प्पा है उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, मोहनजोदड़ो, इसीलिए इस पे फिल्म भी बना दी गई है। आप लोगों ने शायद देखी हो, ऋतिक रोशन ने। नहीं देखी तो एक बार देख लीजिएगा, अच्छी मूवी है। आप लोगों को थोड़ा सा और मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें पता चलेंगी, साइड देखने को मिलेंगी। अब देखिए मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, मुर्दों का टीला। इसकी वजह क्या है, जब इस साइट को जब उत्खनन किया जा रहा है, डिस्कवर किया गया था, तो वहाँ बहुत सारी क्या थी, लाशें पाई गई, इसलिए इसे क्या कहा गया, मुर्दों का टीला। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वो मोहनजोदड़ो में पाई जाती है। कौन सी सबसे बड़ी इमारत है, अन्नागार या ग्रेनरी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गेहूं, चावल या कोई भी फसल हम लोग पैदा होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, आजकल कोल्ड स्टोरेज जानते होंगे ना, कोल्ड स्टोरेज, हम लोग कोल्ड स्टोरेज में जमा कर देते हैं। अब उस समय तो बिजली थी नहीं, तो उस समय हम लोग क्या करते थे, ग्रेनरी बना लेते थे। ग्रेनरी कैसी होती थी, मिट्टी की या मतलब दीवार दीवार से, ताकि उसमें क्या है, आपका जो भी फसल है वो सेफ रहे। तो वो कितनी बड़ी थी, 45.71 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी। देखिए इस चीज़ को लिख लीजिएगा, ये मत सोचिएगा ये नहीं आता है, क्योंकि एग्जाम में आ भी चुका है पहले। ये नहीं आया, बट इसका स्नानागार का आई थी माप, पिछली बार की यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में स्नानागार की जो माप थी वो पूछी गई थी। 4 ऑप्शन थे, उसमें वाला ऑप्शन सही था। तो इसका भी हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, या नेक्स्ट किसी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अन्नागार जो ग्रेनरी है उसका साइज कितना है, 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा। ये सबसे बड़ी साइट थी, इसे भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, मोहनजोदड़ो की खुदाई से स्नानागार मिला है। देखिए स्नानागार की प्रमुख बात ये थी, ये मतलब इसे क्या कहते हैं, द ग्रेट बाथ, द ग्रेट बाथ। अब इसे ग्रेट बाथ क्यों कहते हैं, इसकी वजह से ये मतलब काफी बड़ा था। और जब भी कोई मतलब धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होता था, तो यहाँ सामूहिक रूप से क्या सिंधुवासी स्नान करने के लिए आते थे, इसलिए ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कितना है, 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। तो ये दोनों पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसे भूल कर भी भूलिएगा, ठीक है। समझ में आता है। अब मोहनजोदड़ो से और क्या पाया गया, एक सील, मोहर पर 3 मुंह वाले देवता। कौन है 3 मुंह वाले देवता, पशुपतिनाथ। क्यों, अच्छा पशुपतिनाथ ही क्यों कहे गए, क्योंकि देखिए आज के समय हम लोग देखते हैं उससे मैच करके ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो इस पे क्या था, जो 3 मुंह वाले देवता थे, तो क्या था, मूर्ति के चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा की मूर्ति मिली। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे आप लोग नेपाल जाएंगे, नेपाल में क्या है, पशुपतिनाथ मंदिर है, ठीक, पशुपतिनाथ मंदिर। तो अब उसमें असल में ऐसा क्या है, शिव भगवान को माना जाता है कि ये पशुओं के भी देवता थे, ठीक है, पशुओं को संरक्षित करते थे। तो उसी के आधार पर अगर आज से तुलना करी जाती है उस समय की, तो ये माना जाता है कि ये जो ये मोहर पे जो अंकित थे, ठीक है, वो कौन थे, पशुपतिनाथ की मूर्ति थी। क्योंकि हिस्ट्री को क्या है, हिस्ट्री को आज से भी रिलेट करके चीज़ों को देखा जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब इससे क्या है, यहाँ से मेसोपोटामियन सभ्यता की 3 मोहरें मिली हैं। तो मैंने क्या कहा था, मेसोपोटामियन और जो सिंधु सभ्यता है, इनके बीच क्या होता था, व्यापार होता था, ठीक है, विनिमय विधि द्वारा भी होता था, बाकी मोहरों के द्वारा भी होता था। दूसरी चीज, एक मैंने कल बताया था कि मेसोपोटामियन सभ्यता में सिंधु के लिए क्या शब्द यूज किया गया है, मेलुहा, ठीक है, कौन सा वर्ड, मेलुहा। ये बात क्लियर हुई। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए ये क्या है, अभी मैंने बताया था ये भी एक तरह की मोहर है, इस पे अंकन है। ये इनकी लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसे क्या कहते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि। ये क्या है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई। तो आप लोग ये देख सकते हैं इसे, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या अभी मैंने बताया था, स्नानागार, द ग्रेट बाथ। अभी बात समझ रहे होंगे ये कितना बड़ा स्नानागार रहा होगा, जैसे आजकल के स्विमिंग पूल, जैसे स्विमिंग पूल में सब लोग साथ में नहाते हैं, अब उसमें हो सकता है स्विमिंग पूल रहा हो। वैसे मानने और इतिहासकारों का यही मानना है, जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था,
तो यहाँ पे सामूहिक रूप से सभी लोग क्या करते थे, स्नान करते आते थे। तो आप ये समझ सकते हैं कितनी बड़ी साइट रही होगी मोहनजोदड़ो। ये इसमें फोटो में क्लियर हो रहा है। बाकी कई चीज़ें हैं जो मतलब इसमें नहीं भी दिख रही होंगी, बट अगर जर्नल व्यू लें तो काफ़ी बड़ी साइट थी। अब देखिए और क्या क्या चीज़ें मिली हैं यहाँ से। मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी प्राप्त हुई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनता है बार बार, क्यों? क्योंकि ये मूर्ति पहले क्या थी, पाकिस्तान में थी। इस समय वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में या भारत में? ये आप लोग क्या है गूगल करके कहाँ बताएंगे, कमेंट में। ठीक है, कांस्य की जो मूर्ति है नर्तकी की, वो किस समय कहाँ पे है। उसके अलावा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा में गरुड़ का अंकन मिलता है। मुद्रा में गरुड़ का अंकन मिल रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त किसी भी बर्तन पर कोई लेख नहीं मिला। अभी मैंने क्या बताया था, हड़प्पा में जितने भी बर्तन मिले थे उस पे क्या था, या तो मानव कलाकृतियां थी हड़प्पा में, मानव कलाकृतियां थी, या क्या थे, लेख मिले थे। अब यहाँ पे क्या है, बर्तन पर कोई लेख नहीं मिलता है। ऊपर से देखिए मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की क्या थी, प्रथा थी। अभी हमने क्या था, हड़प्पा में क्या है, हड़प्पा में सब दफनाए जा रहे हैं, दफनाए जा रहे हैं। और मोहनजोदड़ो में सब क्या है, जलाए जा रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, मोहनजोदड़ो शहर जो है 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। अब 200 हेक्टेयर आप लोग समझ रहे होंगे कितनी बड़ी साइट रही होगी। इसमें जलकुंड भी हुआ करते थे। जलकुंड मतलब बड़े बड़े हौज टाइप के, जिसमें वाटर क्या है, कलेक्टेड रहता है। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी दो खंडों में विभाजित था। कौन, मोहनजोदड़ो जो साइट थी, इसका पूर्वी खंड पश्चिमी खंड की तुलना में क्या था, बड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोहनजोदड़ो में 7 पर्थ मिलने से पता चलता है कि यह नगर क्या है, 7 बार बसाया गया है। तो मतलब ये इस पे आक्रमण हुआ होगा, पूरा शहर नेस्तनाबूद। जैसे आज के समय में तो नहीं होता है, बट राजाओं के समय में ऐसा होता था कि कोई राजा, जैसे एक राजा दूसरा राजा, अब ये वाला राजा इस पे जीत गया तो ये क्या करता है, पूरा शहर लूटपाट कर देता था। ये पूरा शहर क्या बर्बाद, खंडहर बन गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ बस्ती होती थी। फिर पता चला कोई दूसरा राजा आया, उसने लूटा, फिर शहर खंडहर हो गया, सबको मार दिया। फिर उसके ऊपर क्या, कुछ समय बाद नए लोग आए, फिर से नया बन गया। तो उसी तरीके से क्या होगा, मोहनजोदड़ो के ऊपर समय समय पर आक्रमण होते रहे होंगे। तो ये शहर क्या है, 7 बार बसाया गया है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सिंध का नखलिस्तान। ये बात क्लियर हो गई। अब मोहनजोदड़ो की जो सबसे चौड़ी सड़क की माप है वो कितनी है, 10 मीटर चौड़ी और 400 मीटर लंबी। इसे क्या कहा जाता है, राजपथ। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजपथ की चौड़ाई और लंबाई कितनी है। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हें भूलिएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया ऊपर का पॉइंट, कांस्य की मूर्ति, गरुड़ का अंकन। और ये जो पॉइंट है, सिंध का नखलिस्तान किसे कहते हैं, मोहनजोदड़ो को। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पॉइंट है। बाकी ये दोनों भी पॉइंट हैं जो मैंने अभी बताया, हड़प्पा में सब दफनाए जाते हैं और मोहनजोदड़ो में जलाए जाते हैं। और चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए ये अभी मैंने नर्तकी की मूर्ति की बात की थी ना, कांसे की, तो ये वही नर्तकी हैं। देखिए कितनी स्टाइल में खड़ी हुई हैं। क्या लग रहा है, डांस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? अब ये तो भगवान ही जाने, इतिहासकार ही बता सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट साइड की बात करेंगे, कालीबंगा की। तो देखिए कालीबंगा और लोथल दो साइट थी जहाँ से हमें क्या मिले हैं, अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। ठीक, इन दोनों साइटों से क्या मिले हैं हमें, अग्निकुंड। अब कालीबंगा कहाँ था, राजस्थान। और अभी हमने बताया लोथल कहाँ था, गुजरात। ये बात क्लियर हुई है। अब कालीबंगा से क्या मिला है, और नक्काशीदार ईंटें, जुते हुए, सर ये जुते होगा, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बाकी यहाँ जो फर्श थी, ये देखिए फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। अलंकृत मतलब जैसे आज हम लोग टाइल्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, टाइल्स, कजरिया के टाइल्स जैसे स्टाइलिश वाले महंगे महंगे। वैसे उसमें भी क्या, जो बड़े घर के लोग होंगे वो क्या करते होंगे, अलंकृत ईंटों का प्रयोग करते होंगे। ये केवल कहाँ पाया गया है, कालीबंगा में। अच्छा, कालीबंगा में क्या है, समाधियों के साक्ष्य मिले हैं कि लोगों ने समाधि ले ली। ठीक, ये बात समझ में आ गई। और कालीबंगा में इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, काली मिट्टी, काला, सॉरी काली शीशे की चूड़ियाँ।
तो ये चीज़ जो ये लाइन है ना, काली शीशे की चूड़ियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि ये कहाँ से मिली है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा काली शीशे की चूड़ियाँ कहाँ से मिली, तो कालीबंगा से। या अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए, कालीबंगा और लोथल से। जुते हुए खेत कहाँ पाए गए, कालीबंगा से। ये बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए लोथल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहली बात तो भी पीछे भी मैंने पढ़ा, लोथल से अग्निकुंड प्राप्त होते हैं। उसके बाद लोथल एवं चनहुदड़ों से मनके बनाने के कारखानों के अवशेष मिले। तो अब बताइए लोथल किस नदी के किनारे बसा है, भोगवा नदी के। अभी मैंने बताया लोग क्या लगाते हैं, भोग। चनहुदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंधु नदी के। इसे कैसे याद रखते हैं, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के और चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं पॉइंट पे, लोथल एवं रंगपुर से क्या मिले हैं, धान की खेती हुआ करती थी इन दिनों। देखिए लोथल की खोज और रंगपुर की खोज दोनों की किसने की है, रंगनाथ राव। यही तो नाम है। और दोनों पाए कहाँ गए, गुजरात में। लोथल नगर ही सिंध सभ्यता में ऐसा नगर था जिसमें लोगों के घरों के दरवाजे क्या है, मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए पूरी जितनी भी हड़प्पा सभ्यता पाई गई है, जितनी भी हड़प्पा सभ्यता में साइट्स हैं, बस्तियां, उनमें क्या था, जैसे घर बना है, आप लोगों का घर बना होता है तो उसमें आप लोगों का जो मुख्य दरवाजा है वो मेन रोड की ओर खुलता है, ऐसा ही तो होता है। बट हड़प्पा सभ्यता में क्या था, एक दरवाजा मुख्य रोड की था और एक दरवाजा एक छोटी सी पीछे संकरी गली निकलती थी, उसकी तरफ लगा हुआ था। तो इनका क्या था, पूरी हड़प्पा सभ्यता में सिस्टम रहता था कि जो पीछे छोटी सी संकरी गली थी उसकी तरफ इनका मुख्य दरवाजा खुलता था, ना कि मेन रोड की तरफ। और बट यहाँ क्या था लोथल में, लोथल में जो इनका दरवाजा था वो किस तरफ खुलता था, मेन रोड की तरफ। केवल लोथल में ही ये सिस्टम था कि घरों का मुख्य दरवाजा किस तरफ था, मेन रोड की तरफ था। तो ये पॉइंट आप लोग समझ गए कि हड़प्पा सभ्यता में अन्य जगह क्या था, पीछे एक संकरी गली निकली हुई थी, उस तरफ मुख्य दरवाजा खुलता था, और यहाँ क्या था, मेन रोड की तरफ मुख्य दरवाजा खुलता था। बाकी लोथल एवं कालीबंगा में समाधियों के साक्ष्य मिले हैं, ये भी पिछले पढ़ चुके हैं। लोथल से गोदीवाड़ा के अवशेष, गोदीवाड़ा मतलब डाक यार्ड, डाक यार्ड आप लोग जानते होंगे ना, जहाँ पे शिप वगैरह रुकते हैं, वो क्या होता है, डाक यार्ड कहलाता है। तो अभी देखिए पिछली स्लाइड में कल की डेट पे मैंने बताया लोथल क्या है, बंदरगाह। और दूसरा बंदरगाह कौन सा है, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने पिछली क्लास में दोनों ही बारे में बताया था, कौन कौन से दो मुख्य बंदरगाह थे। बाकी लोथल के अवशेषों से ज्ञात होता है कि यह शहर कई बार बाढ़ के कारण क्या हुआ है, नष्ट हो गया था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि सबको क्या है, कब्र में करवट लिए हुए लिटाया मिला है, जिसका सिर पूरब तथा पैर पश्चिम दिशा में। तो ये भी कभी कोई क्वेश्चन हो सकता हो, जब बनाए तो इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा सकता है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, देखिए लोथल किस नदी के किनारे है, किसने खोज की है, समाधियों के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, मनके बनाने के कारखाने, और ये एक बंदरगाह है। इतनी चीज़ें, या मतलब वहीं गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं, ये पॉइंट, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए ये क्या है, ये लोथल की साइट है जिसके बारे में मैंने बताया था, गोदीवाड़ा यानी डाक यार्ड। तो यहाँ पे आके क्या होंगे, सिर्फ रुकते होंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए इस मेन मेन के बारे में मैंने बता दिया। अब जो अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इससे रिलेटेड इंडस वैली से, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो सुरकोटदा है, ठीक, सुरकोटदा, तो यहाँ से क्या है, इंडस वैली के टाइम के क्या है, घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं, स्केलेटन जिसे कहते हैं। तो क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं, तो कहाँ से मिलेंगे, सुरकोटदा से। अच्छा, ये पूछा जाता है सिंध सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखी गढ़ी, क्योंकि राखी गढ़ी का आज भी उत्खनन हो रहा है, ये सबसे बड़ी साइट है। अभी पूरी साइट खोजी नहीं जा सकी है। इसके अलावा बनावली से क्या है, टेराकोटा का हल मिला है। ये फोटो इंक्लूड नहीं है, वो कुछ हल टाइप का ऐसा था, तो ये आप देख लीजिएगा। क्या मिला है, बनावली से टेराकोटा का हल। उसके अलावा क्या है, धौलावीरा से नग्न मानव द्वारा संचालित बैलगाड़ी का खिलौना मिला है। तो देखिए जो खिलौना वो है कैसा है, ऐसा, समझ रहे हैं। अब इन्हें नग्न किस टाइप से दिखा है, ये इतिहासकार ही बता सकते हैं कैसा उन्होंने एनालिसिस किया। उसके अलावा कुबड़ वाला सांड सिंध निवासियों के लिए विशेष तौर पे पूजनीय था। तो यहाँ पे देखिए सांड को क्यों पूजनीय मान रहे हैं, इसकी बात आप लोग ये लोग किसको पूछते थे, पशुपतिनाथ को।
ऐसा माना जाता है। तो अगर उनसे रिलेट करें तो उनके, अगर हम लोग आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो क्या थे, नंदी जी थे, बैल इंपॉर्टेंट था। उसी को परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हम लोग क्या मानेंगे कि सांड भी क्या था, पवित्र था, पूजनीय था। या दूसरा, अगर दूसरे कॉन्सेप्ट से देखें तो देखिए, क्या ये लोग खेती पे आधारित थे, अभी हम लोगों ने क्या देखा, ये क्या है, बैल हैं। तो अब चूंकि ये खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए ये भी क्या होंगे, पूजनीय माने जाएंगे। बाकी यहाँ के लोग क्या है, मातृ पूजा, शिव पूजा, जल पूजा, सूर्य पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका में विश्वास करते थे। ये चीज क्लियर है। अब देखिए, इस काल में क्या करते थे मनोरंजन के लिए लोग, पंचों को आपस में लड़वाते थे। जैसे आप लोग वो मूवी देखेंगे मोहनजोदड़ो, तो उसमें क्या है, मुर्गों को लड़वाया जा रहा है आपस में, मुर्गों को लड़वाया जा रहा है। अब इसके अलावा क्या ये लोग करते थे, चौपड़ पासा खेलते थे। चौपड़ पासा क्या होता है, महाभारत किसी ने देखी होगी मूवी या सीरियल कुछ भी, तखनी क्या खेलते हैं, चौपड़ खेलते हैं। तो ये वही चौपड़ है। बाकी नाचते गाते, ये तो हर समय का मतलब, ये तो हमेशा ऑल टाइम रहा है, मनोरंजन के लिए लोग नाचना और गाना। ठीक। अब सैंधव सभ्यता में सोने, चांदी, हाथी दांत, दीप एवं तांबे से बने आभूषणों का प्रचलन था। मतलब यहाँ आभूषणों के लिए कौन कौन सी वस्तु रखी थी, सोना, चांदी, हाथी दांत, दीप एवं तांबा। और क्या, नदी में ये जब जाते थे तो क्या करते थे, इन्हें नाव का भी प्रयोग पता था, मस्तूल वाली नाव। जैसे नाव भी तो नाव बहुत टाइप की होती है ना, तो ये लोग क्या, चप्पू जिसमें होता है, हम लोग कहते हैं ना साधारण भाषा में चप्पू का प्रयोग, तो ये उसका प्रयोग करते थे। सिंधवासी टिन और तांबा को मिलाकर क्या बनाते थे, कांसा बनाते थे। तो देखिए ये कौन सी एरा कहलाती है, कांस्य युगीन, ब्रॉन्ज एरा। क्या कहते हैं हम लोग इसे, ब्रॉन्ज एरा। तो ब्रॉन्ज एरा है तो ब्रॉन्ज होना भी तो चाहिए। ब्रॉन्ज कैसे बनता है, टिन और तांबा को मिलाकर। इसके अलावा सिंधवासी को तलवार, ढाल, कवच के बारे में ज्ञान नहीं था, क्योंकि जितनी भी साइट्स पाई गई हैं, जितनी भी डेड बॉडीज पाई गई हैं, तो कहीं पर भी ढाल और कवच या तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इससे पता चलता है कि इन लोगों को इस चीज़ का क्या ज्ञान नहीं था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं बैलगाड़ी, अभी मैंने बताया, ये किस धातु की बनी हुई है, टेराकोटा। या टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा मिट्टी के जब बर्तन पका के बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टेराकोटा। आप लोगों के घर में भी ये टेराकोटा के बर्तन होंगे। अब देखिए, हम लोग जो है व्यापार करते थे कि नहीं करते थे, चीज़ें कहाँ से मंगाएंगे, हर चीज़ अपने यहाँ तो नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपस में वस्तु विनिमय। अब क्योंकि मोहर आ रही है कहाँ से, मेसोपोटामिया से, तो इसका मतलब व्यापार होता होगा। 3 मोहरें पाई गई हैं, कहाँ पाई गई हैं, मोहनजोदड़ो में। तो इसका मीन्स व्यापार होता होगा। अब तो चीज़ें कहाँ से आयात करी जाती थी, तो जो सोना था वो कहाँ से इम्पोर्ट किया जाता था, अफगानिस्तान से, इराक से और कर्नाटक। कर्नाटक में तो आप लोगों ने सुना ही होगा केजीएफ का नाम, कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, तो वहाँ से उस समय भी सोना आयात किया जाता था। उसके अलावा क्या हुआ, चांदी। चांदी कहाँ से है, अफगानिस्तान और ईरान से। तांबा कहाँ से आता था, तांबा आता था बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा भी काफी बार गया कि तांबा कहाँ से मंगाया जाता है, तो बलूचिस्तान, खेतड़ी और ओमान से। इसके अलावा टिन कहाँ से मंगाया जा रहा है, ईरान, अफगानिस्तान। देखिए इसको ये चीज़ ऐसे याद कर सकते हैं कि सोना, चांदी और टिन ये कहाँ से आ रहे हैं, अफगानिस्तान और ईरान से। इसके अलावा देखिए ये अलग से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गोमेद हमारे यहाँ कहाँ से मंगाया था, सौराष्ट्र से। लाजवर्त कहाँ से है, मेसोपोटामिया से। तीसरा क्या है, ईरान से। तो इन दोनों को ज़्यादा याद कर लीजिएगा, गोमेद और लाजवर्त को। बाकी तांबा भी पूछा जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सिंध सभ्यता के पतन के कारण, देखिए सिंध सभ्यता के बारे में हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे ही कवर कर लिए हैं इस पीपीटी में। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बनता है या कुछ भी अगर छूट रहा है तो हम लोग कल की क्लास में पूरा क्विज ही रखेंगे इससे रिलेटेड, तो उसमें सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब लास्ट इसका पॉइंट क्या है, क्या कि ये आखिर सिंध सभ्यता का पतन कैसे हुआ, कैसे खत्म हो गई, इतनी बड़ी सभ्यता जो पाकिस्तान से लेके इंडिया में सब जगह फैली, अफगानिस्तान तक इवन फैली, तो वो खत्म कैसे हो गई। तो देखिए इसमें अलग अलग मत है। जॉन मार्शल का मानना था कि प्रशासनिक स्थिरता, मतलब जब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता सही है तो धीमे धीमे क्या है, जैसे इस समय हम लोग देख रहे होंगे कि डेड बॉडीज का बुरा हाल है। ठीक,
क्योंकि कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है सही से और अव्यवस्था फैल चुकी है सब तरफ। हॉस्पिटल नहीं लोगों को मिल रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। तो उस समय कुछ हो सकता हो इससे भी कई गुना ज़्यादा बुरी स्थिति रही हो। तो उसकी वजह से क्या है जो वर्ड यूज़ किया जाता है, इसकी वजह से अव्यवस्था जिसे कहते हैं, इसकी वजह से क्या हो गया होगा, ये पूरी सभ्यता धीमे धीमे नष्ट हो गई, लोग आपस में लड़ने लगे या ऐसा कुछ खाने की कमी हो गई। तो इन सब वजह से हो सकता है। उसके अलावा मैके मैके ने क्या दिया है कि बाढ़, इनका मानना था कि सिंधु नदी में खुद कोई बहुत बड़ी बाढ़ आई होगी जिसकी वजह से पूरी सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई है। उसके अलावा डॉक्टर आर साहनी, इनका क्या मानना था, भूतात्विक परिवर्तन, कि हो सकता है बहुत ज़्यादा बारिश हुई हो या बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई हो, धीमे धीमे लोग मर गए हों, ऐसा इनका मानना था। इसके अलावा हीलर, तो देखिए हीलर का भी सिद्धांत काफ़ी मान्यता प्राप्त है कि इस पे क्या हुआ, आर्यों का आक्रमण हुआ है। क्योंकि देखिए इसके बाद क्या हुआ, वैदिक सभ्यता जो है आई है। सिंधु सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई है, वैदिक सभ्यता। तो इनको क्या माना गया, आर्य, ठीक है। इन लोगों का क्या माना था कि ये लोग आर्य हैं जो भूमध्य सागर से आए हैं। तो हीलर का मानना था कि ये जो आर्य वैदिक सभ्यता के आए हैं, इन्होंने ही क्या है, सिंधु सभ्यता को समाप्त कर दिया, इन्होंने आक्रमण किया होगा, सिंधु सभ्यता खत्म हो गई होगी। इसके अलावा आर्य स्टाइन का भी मत है कि बाढ़ एवं जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हुआ है, ये सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई है। हालांकि इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट हैं, जॉन मार्शल प्रशासनिक कुशलता, मैके बाढ़, और इसके अलावा हीलर का आर्यों का आक्रमण। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, हीलर का आर्यों का आक्रमण। अभी इसके ऊपर काफ़ी जो है विवादात्मक बातें रही। अभी जब एक नई साइट खोजी गई जो इससे भी कई साल पुरानी है, तो जिससे पता चलता है कि शायद ये आर्य नहीं थे। तो अब इसके ऊपर मतलब देखिए इनका क्या है, जो वैदिक सप्ताह अभी हम लोग पढ़ेंगे तो इसके ऊपर मत ये भी रहा कि ये लोग द्रविड़ थे, आर्य नहीं थे। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा चर्चा रहती है। तो हम लोग जानेंगे कि आगे क्या है वैदिक सभ्यता नेक्स्ट क्लास में। पहले इसके बारे में कल जो है आप लोग ये क्लास जो आज की है और जो पिछली क्लास है वो पूरी कल देख के आइएगा, रिवीजन मारिएगा। क्योंकि कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। कल केवल क्विज होगी। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि शेयर करने से क्या है, इसकी रीच ज़्यादा तक लोगों तक हो जाएगी। अभी नया चैनल है, ग्रो करने में टाइम लगता है। तो अभी इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग शेयर करें इसको, वीडियो को। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करके जाएं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।